सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबको प्रीव्यू और थंबनेल में दिख लिया हो कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा की पांचवी और अंतिम इकाई। जी हाँ, इस विषय की यह अंतिम और पांचवी इकाई है। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3, 4 इन सब के वीडियो लेक्चर्स हम ला चुके हैं। अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर भी ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए। सभी लोग फटाफट जो भी अभी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, लिंक से जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट पहले सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखेंगे। आपके क्लासमेट फ्रेंड्स जो भी डेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर लिंक भेजिए और उन दोस्तों को इसी समय पर ठीक डेली लाइव क्लास के लिए, इस तरह की प्रीमियर क्लास के लिए जुड़ने के लिए कहें। तो डेली हमारी क्लास जो है इसी समय पर हुआ करेगी। हम मैराथन लेक्चर्स भी लाएंगे जल्दी ही, वो सारी चीजें उपलब्ध होंगी, पर धीरे धीरे जैसे ऑडियंस एक बार जुड़ना स्टार्ट कर देगी, आप सभी लोग डेली उस हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के स्टूडियो में बात होगी समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा इकाई 5 की। ठीक है, डेली अलग अलग विषय, अभी जैसे आज अंतिम विषय खत्म हो रहा है, इसके बाद दूसरा विषय लेकर आएंगे, इसकी इकाई अंतिम है। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं फटाफट पहले बता दीजिए आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा कि हाँ सर क्लियर है, सब कुछ आवाज क्लियर आ रहा है। ठीक है, और जुड़ते ही सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ताकि हर बार जब भी मैं लाइव आऊं, वीडियो आप कभी भी पब्लिक की जाए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए जैसे क्लास अपलोड हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा और इसकी इकाई 5 की। इस इकाई 5 जिसका नाम है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। जी हाँ, यानी कि टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, वो समाज में बदलाव के रूप में कैसे काम करता है, कैसे वो एज ए मीडियम है, एक माध्यम है समाज में बदलाव लाने का। ठीक है, शिक्षक के ऊपर। तो अब सवाल भी कैसा होगा, बिल्कुल इसी के ऊपर होगा। शिक्षक क्या करता है, कैसे करता है, क्या क्या करते हैं वो, क्या क्या किया उन्होंने। तो एज ए टीचर का क्या रोल होता है समाज को बदलने में, है ना, समाज में बदलाव लाने में, बच्चों में बदलाव लाने में। यही पूरा इस चैप्टर की थीम है, यानी सारे प्रश्न उत्तर जो हो इसी पर होंगे आधारित। ठीक, तो इस आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, सभी लोग ऑलमोस्ट अभी जितने भी जुड़ गए हैं उनको बता दूं, आप सभी लोग जान लीजिए कि इस वीडियो लेक्चर हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली बात तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आज तक डेट की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं, यानी पहले इंपॉर्टेंट वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे पीवाईक्यूज कहा जाता है, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर क्या लिखने हैं, कैसे लिखने होते हैं, वो प्रश्न घुमा फिरा कैसे पूछ सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे और पॉइंट वाइज उन प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं इस इकाई की पूरी ब्लूप्रिंट अंक योजना आपको बताऊंगा, यानी इस एक इकाई पर, पांचवी इकाई पर कितने अंक आवंटित है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ आता है कि नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि नहीं, वस्तुनिष्ठ आते तो कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते तो कितने आते हैं, क्या आते हैं, सब हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आने वाले डेट की परीक्षा के लिए कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं, गेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन भी यहां पर शामिल होंगे। उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे कि हो सकता है कि वही परीक्षा में इस बार पूछे, पूरी पूरी संभावना होगी, उनकी गारंटी नहीं दूंगा लेकिन हाँ संभावना पूरी रहती है। और उन्हीं प्रश्नों के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो इतना कुछ आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं, कई लोग, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि जुड़ते ही आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना है। ठीक है, ताकि जब भी कोई दूसरी वीडियो और नया विषय शुरू हो, ऐसे डेली क्लास अपलोड हो लाइव टाइम पर, तो आप जो है उसको सबसे पहले देख पाए, आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे यूट्यूब की। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना। ठीक, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते सीधा सीधा हम बात करेंगे हमारे अंक योजना की, इकाई योजना की। जी हाँ, हम बात करेंगे इस पांचवें इकाई पर जो अंक आवंटित है, यानी इसके ब्लूप्रिंट की। जी हाँ, वैसे तो पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा सिलेबस जो है हर विषय का, हर इकाई का ऑलरेडी आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। जी हाँ, जिन्होंने भी कोर्स परचेस कर रखा होगा, पढ़ रहे होंगे, पहले से ज्ञात होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वो ऐप डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स परचेस कर पाएंगे। ये क्लास के बाद करने चले जाना, अभी मत चले जाना क्लास छोड़ के, बाद में जाना, क्लास खत्म होने के बाद पहले देख लो, बढ़िया से सुन लो, समझ लो। तो इस अंक योजना की बात करें तो इस इकाई 5वें पर, जिसका नाम है बदलाव, सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक, इस इकाई पर कुल अंक आवंटित है 10। यानी इस एक इकाई को पढ़कर आप सब कितने अंक हासिल कर पाओगे, 10 अंक। आपको टोटल 10 मार्क्स मिल जाएंगे इस एक इकाई को पढ़ने पर। अब इसमें से, इस 10 अंक में से वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसा भी बोलते हैं, तो वो जो रहेंगे 3 प्रश्न आएंगे ना, बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरे हो, या हो सकता है कि एक वाक्य में लिखो, एक शब्द में लिखो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे टोटल, 3। फिर 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। अब 2 अंक का मतलब क्या हो गया, अति लघु उत्तरीय, है ना, अति लघु। अति लघु का मतलब होता है भाई वेरी शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट को लिखा जाता है टोटल 30 शब्द में, याद रखिएगा, टोटल 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 30 वर्ड में लिखा जाता है। फिर 5 अंक का एक प्रश्न है लॉन्ग, यानी कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ प्रश्न उत्तर, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 अंकों का ये प्रश्न आएगा। इसको भी ध्यान में रखना आपको। ये कभी कभी परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको
80 शब्द के लिए पूछा जाता है, कभी कभी 120 शब्द के लिए पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, प्रश्न पत्र में लिखा होता है दिशा निर्देश कि 5 अंकों के प्रश्न की शब्द सीमा 120 या 150 शब्द, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो उसी हिसाब से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा ना, पहले से एकदम प्री डिसाइड नहीं होगा, वहां पर बताया जाता है। ठीक है, तो ये होगी अंक योजना, समझ में आ गया। 5 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 वस्तुनिष्ठ। क्लियर है यहाँ पर। तो सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक, इस 5 इकाई की मैंने अंक योजना आपको बता दी है। और अभी थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देता हूं, कई लोग अभी नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि एमपीडीएलएड का संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण तैयारी यानी मैराथन क्लास, वीडियो लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारा कंटेंट, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा वैसे वैसे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता जाएगा, ताकि आपकी सिलसिलेवार 100% तैयारी करवाई जा सके और पढ़ के आप 90+% स्कोर कर सकें। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, उसमें सिलेबस, ब्लूप्रिंट, उसमें डिटेल क्वेश्चन आंसर, हस्तलिखित नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, ये सब कुछ उपलब्ध रहता है। वीडियो लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर, शॉर्ट वीडियो लेक्चर, सब कुछ मिलता है उस एक कोर्स में। यानी एक कोर्स पढ़ के उसको परचेस करके आपको फिर ना मार्केट से किताब खरीदना है, ना कोई सीरीज खरीदनी है, सारा टेंशन खत्म। एक कोर्स से 100% तैयारी हो जाती है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्स परचेस कर लेंगे। फिलहाल 33% की छूट चल रही है, 33% ऑफ है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम जब बाद में क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं तब कूपन कोड वगैरह की जरूरत पड़ती है। अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी 33% ऑलरेडी ऑफ चल रहा है, बाद में क्रैश कोर्स वगैरह पे ऑफ नहीं होता, इसलिए वहां पर वो चीजें लगती हैं। अभी बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट परचेस कर लेना, 33% छूट मिल जाएगी, और ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हो गई कोर्स की जानकारी। अब आगे बढ़ चलते हैं, सीधा आते हैं अपने वीडियो लेक्चर पर और आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार दोहराएगा पीवाईक्यू 2020, 2022, 2023, बहुत बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार आ चुका है, पीवाईक्यू भी है। और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं ना, अगर मैं बताऊं अपने तरफ से, उसमें सबसे पहला इसी का नाम लूंगा, और वैसे ही मैंने इसको इसलिए सबसे पहले भी रखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता बतलाइए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आखिर है क्या, इसकी विशेषता क्या है, सब पूछेगा। हो सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस सन में शुरू हुआ, हो सकता है आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने शुरू किया, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसमें क्या लक्ष्य था, कुछ भी पूछ सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। तो जब भी आप देखेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, नोट्स, तो उसमें आप ये देखिएगा। अब क्या होता है ना, जैसे मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, कभी भी सीरीज से या मार्केट किसी किताब से मत पढ़िए, क्योंकि किताब में बता देगा कि ब्लैक बोर्ड की विशेषता बतलाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, ठीक है, पर एग्जाम अगर पूछ दिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने शुरू किया, क्या लक्ष्य था, तब तो ये जब डिटेल नोट्स पढ़ते हैं तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की पूरा निबंध जैसा होता है। कब शुरुआत हुई, कौन से सन में हुई, क्यों की गई, क्या लक्ष्य था, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या इसमें किया गया, क्या क्या नुकसान हो, सब रहता है उसमें। आप कितना भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ दे, आप तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ के गए हो, पूरा पढ़ के गए हो, तो कुछ भी आप जवाब लिख पाओगे। पर 20 सीरीज से या किसी प्रश्न सीरीज से या किताब से पढ़ोगे तो रटा रटा एक प्रश्न होगा, उसका उत्तर होगा, और घुमा फिरा के मान लो किसी सीरीज में आपको किसी टॉपिक पे 10 टाइप के क्वेश्चन दिए हो और परीक्षा में 11वें टाइप का पूछ दिया, तब क्या करोगे, है ना, 15 टाइप के दिए हो और 16वें टाइप का पूछ देगा, तब क्या करोगे। इसलिए जब जितना लिमिटेड कंटेंट पढ़कर जाओगे उतने ही लिमिटेड मार्क्स आते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दो, बिल्कुल गणित की तरह, कि अगर आपने एक फॉर्मूला याद है, अगर आप गणित का मेथड कॉन्सेप्ट समझते हो, तो कितना भी प्रश्न बदल दो, प्रश्नों के अंक बदल दो, है ना, आप उस प्रश्न को उसी मेथड से सॉल्व कर लोगे। वैसे ही यहां पर भी होता है कि आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो टॉपिक का, फिर कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के आए, जबकि ये आप लिख लोगे, जबकि कोई सीरीज खरीद लो, कोई 20 खरीद लो, कोई बुक खरीद लो, उसमें ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए अधिकतर विद्यार्थी उसी चक्कर में फंस के फेल होते हैं। तो हमारे नोट्स में पूरा डिटेल में सब कुछ दिया है, हर एक चीज दी है बारीकी से, है ना। लॉन्ग आया तो कैसे लिखना होता है, शॉर्ट आया तो कैसे लिखना होता है, ये पॉइंट वाइज कैसे लिखना होता है, थ्योरी वाइज कैसे लिखना होता है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस कोर्स से पढ़ाई करें। ठीक, तो सवाल है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं बतलाइए। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या, तो भाई सबसे पहले जब आपको ऐसा कुछ सवाल आते हैं ना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं बतलाइए, तो आप ऐसा पहले थोड़ी लिखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसकी कई विशेषताएं थी या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं, ऐसा कुछ करके लिख दो। नंबर 1, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है वो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी स्कूल्स होती है, कम से कम उसमें जो मिनिमम फैसिलिटीज, जो न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए, उपलब्ध कराना, इससे इस योजना का संबंध था। इस योजना को लाया ही इसलिए गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, कि जो भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक शालाएं हैं, वहां पर कम से कम बोर्ड,
वहां पे कम से कम बैठने के लिए बेंच, वहां पे बच्चों के लिए कम से कम मध्याह्न भोजन, वहां पे बच्चों के लिए किताबें, दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए साइकिल, गणवेश यानी कि ड्रेस, स्कूल ड्रेस, ये सब तो जरूर दिया जाए कम से कम, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के होते हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें होती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो तो कम से कम बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से है, प्राथमिक विद्यालय में मिलने वाली न्यूनतम सुविधाओं से। दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, यानी प्राथमिक अवस्था में जो शिक्षा होती है, प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, उस अवस्था में एजुकेशन को, शिक्षा को सुधारना, उसको बेहतर बनाना, इसलिए इस योजना को लाया गया था। उसका उद्देश्य यही था। इस योजना का उद्देश्य क्या कि कक्षा में जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना, कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा हेतु आवश्यक संस्थागत उपकरण व सामग्रियां प्रदान करना है। यानी बच्चे जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हें जो उपकरण चाहिए, उन्हें जो सुविधाएं चाहिए, उन्हें गैजेट चाहिए। मान लो गणित पढ़ रहे बच्चे, पर गणित के लिए अच्छा मटेरियल ही नहीं है क्लास में, टीचर कितना पढ़ा पाएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, है ना। स्कूल, यहाँ हमारे पास स्मार्ट बोर्ड, हम कुछ भी टॉपिक बना सकते हैं, पर चौक से लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, सोचे कितना डिफिकल्ट होता है स्कूलों में, तो बच्चों को सिखा पाना कैसा होता है। यानी हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी कई स्कूलों में क्या होता है, उस ब्लैक बोर्ड पर चौक से पढ़ाई होती है। सोचिए कितना कष्टकारी है ना। मतलब दुनिया में हम चांद तक पहुंच गए हैं और हम अभी तक क्लासरूम को डिजिटल नहीं कर पाए, क्लासरूम में भी चौक से पढ़ा रहे ब्लैक बोर्ड पर, तो ये सही नहीं है। इसी को सुधारने के लिए जो है इस योजना को लाया गया था। इस योजना में प्राय कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा में, उनके लिए सुविधा, क्या क्या सुविधा हो सकती है, खाने की सुविधा, मिड डे मील, बैठने की सुविधा, अच्छे बेंच होना, उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा बोर्ड होना, व्हाइट बोर्ड होना, या इस तरह का डिजिटल स्मार्ट बोर्ड होना। कई स्कूलों में तो ऐसे बोर्ड अब लग भी चुके हैं, अभी देखा जाए तो, है ना। बढ़िया से टीचर्स को ट्रेनिंग भी मिलती है। आवश्यक जो सामग्रियां लगती है पढ़ने के लिए, किताब, कॉपी, जो भी चीजें चाहिए होंगी, गणवेश, साइकिल, है ना, बैठने के लिए आने जाने की सुविधा, टॉयलेट, वॉशरूम की व्यवस्था, ये सब होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कहाँ आएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर ही आएगा। क्लियर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या विशेषता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो थम्स अप दे दो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जितने भी लोग देर से जुड़े हैं कोई इशू नहीं है, जो भी लोग जुड़े हैं देर से, फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखोगे तो ही आने वाली दूसरी क्लासेस आपको मिलेंगी। शायद आपको क्लास अचानक से मिल गई हो या ग्रुप से लिंक मिली हो, लेकिन इस तरह की क्लासेस जब भी मैं लाइव जाऊं, प्रीमियर करूं, वीडियोस को अपलोड करूं, तो वो सबसे पहले आप तक तभी पहुंचेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखा है तो ही, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो जरूर कर ले। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये तो हमारे चैप्टर का इकाई का नाम ही है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ये आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात करें सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी टीचर का क्या रोल होता है सोसाइटी के चेंज करने में, सोसाइटी को परिवर्तित करने में। ठीक है, उसकी बात अगर करें तो देखो, पहले थ्योरी लिख दो, जैसा कि हमेशा बोलता हूं, कभी भी प्रश्न आए तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिख दीजिए भाई, है ना। थोड़ा सा इसको पहले थ्योरी लिखिए अच्छे से। जैसे यहां पर लिखा है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की या शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका होनी चाहिए। वैसे तो मैं कहूं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की या शिक्षा की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, उनमें से कुछ भूमिकाएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसी थ्योरी बना दो। नंबर 1, शिक्षक जो है अगर अपना काम पूरा ढंग से करेगा, यदि शिक्षक अपना दायित्व पूर्ण निष्ठा से पूरा करेगा तो सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो सकती है। यानी हमारा समाज और तेजी से प्रगति करेगा अगर हमारे टीचर्स एकदम डेडिकेट हो गए, पूरी निष्ठा से पढ़ाए तो। ठीक है, क्योंकि टीचर ही तो बच्चों को गाइड करता है और यही बच्चे आगे चल के टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर जो भी बनते हैं, यही देश चलाते हैं। तो अगर ये अच्छे बनेंगे तो देश अच्छा बनेगा। इससे तो शिक्षक को देश का निर्माण कर्ता बोलते हैं, हम देश का निर्माण करते हैं शिक्षक, याद रखिएगा। तो इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, शिक्षक को जनतांत्रिक मार्ग अपनाना चाहिए। जनतांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक जैसा, यानी जो जिस बात को लेकर ज्यादातर लोग एग्री करते हो, जिस बात को लेकर ज्यादातर सहमत होते हैं और उस रास्ते को, उस तरीके को अपनाना चाहते हैं, याद रखिएगा। तो शिक्षक को भी ऐसा नहीं कि शिक्षक के मन में आता शिक्षक आज ऐसा ही पढ़ाएगा, ऐसा ही करेगा, नहीं। बच्चों को अगर खेल खेल में समझ में आता है, बच्चों को अगर कहानी के माध्यम से समझ में आता है, तो शिक्षक को बदल जाना चाहिए, शिक्षक को कहानी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर शिक्षक को लगातार अभिभावक के संपर्क में रहना चाहिए। टीचर को हमेशा बच्चे के पेरेंट्स के कांटेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब भी गायब रहा, एब्सेंट रहा, तबीयत खराब रही, किसी कारणवश गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, घर पे झूठ बोल के गायब तो नहीं रह रहा, घर पे परेशानी हो रही तो बच्चे की पढ़ाई पे परेशानी हो रही है, कुछ भी सारी चीजें, ये सब पता तभी चलेंगी जब शिक्षक जो है वो अभिभावकों से, यानी पेरेंट्स से टच में रहेगा, उनसे संपर्क में बना रहेगा।
क्लियर। फिर शिक्षकों को प्रतिभावान एवं पिछड़े बालकों दोनों पर समान रूप से मेहनत करना चाहिए, दोनों ऊपर जैसे मान लो कोई स्टूडेंट क्लास में बहुत होशियार है, प्रतिभाशाली बालक है, पर कोई बच्चा पिछड़ा बालक है, थोड़ा मंदबुद्धि बालक है ना, उसको जल्दी चीजें नहीं समझती, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, ना, टीचर को दोनों पर ध्यान देना चाहिए। टीचर को समान रूप से दोनों पर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रतिभाशाली बालक पर क्योंकि वो बहुत होशियार है, उसे गाइडेंस की जरूरत है ना, और पिछड़ा हुआ बालक उसे साथ की जरूरत है, उसे खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा करना चाहिए। शिक्षक को प्रतिभावान बालक साथ ही साथ पिछड़े बालक, इन दोनों को ऊपर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। ये एक शिक्षक के कर्तव्य है, ये समाज को बदलने में शिक्षक की भूमिका है। याद रखिएगा, ये कुछ भी प्रश्न आएगा तो यही उत्तर लिखना रहेगा आपको, ठीक है। टीचर क्या क्या कर सकता है ना समाज को बदलने में, ये पूछा यहाँ पर, या टीचर का क्या रोल होता है समाज में, या टीचर को समाज में क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ भी सवाल पूछे घुमा फिरा के जवाब यही लिखना है, ठीक है। अगला, विद्यालय में समस्त सुविधाएं होनी चाहिए। विद्यालय में क्या होनी चाहिए? समस्त सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके। विद्यालय में समस्त प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके। इस बात पर शिक्षकों को ध्यान देना ही चाहिए, ठीक है, कि बच्चे का संपूर्ण विकास जो है कक्षा में विद्यालय में हो रहा है, इस बात का ध्यान कौन रखेगा? शिक्षक। शिक्षक चारों तरफ से ध्यान रखेगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देगा कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हो रहा है। यह जिम्मेदारी किसे दी जाती है? शिक्षक को दी जाती है, टीचर की यह जिम्मेदारी होती है। क्लियर है? समझ में आ गया कि सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक का क्या भूमिका होता है, क्या रोल होता है? ये तो क्लियर हो गया अब, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, थम्स अप दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। पढ़ाते पढ़ाते मैं सबके डाउट नहीं ले सकता, जब भी मतलब वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जब होगा कमेंट में कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। नहीं हो पाया तो उस पर सब कमेंट्स का देख के कि क्या चाहिए आपको, अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अगला सवाल है समुदाय का महत्व। इसको आप मेरी तरफ से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, पर इसको आप ना वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डाल दो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आने वाले डेट की परीक्षा में इसके चांसेस है, 90% चांस तो मैं कहूंगा कि आने वाले डेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? समुदाय, समुदाय का मतलब समझते हो? समुदाय का मतलब होता है समूह। ध्यान रखना, समुदाय का मतलब क्या है? समूह जो होता है ना, ग्रुप, बच्चे का जो ग्रुप होता है, ठीक है। समुदाय, समाज, उस ग्रुप की बात हो रही है, उस समूह की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी की बात हम करने वाले हैं यहाँ पर, समुदाय की, समूह की। तो चलिए बात कर रहे थे समुदाय का महत्व। तो पहले जैसा कि मैंने बताया वही कि पहले थ्योरी जरूर लिखो, है ना। तो समुदाय का महत्व समाज एवं विद्यालय में निम्नलिखित प्रकार से समझाया जाना चाहिए। समुदाय, समाज मिलजुल कर रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में विकास करने में इनकी क्या भूमिका होती है, सब बच्चे को पता होना चाहिए। वरना बच्चे को पता ही नहीं होगा समुदाय से क्या फायदा होता है, तो समुदाय से दूर रहेगा या उसको गलत समझ लेगा। पर उसके बारे में अगर उसे अच्छे से पता होगा तो उसका सही इस्तेमाल करके देश को डेवलप कर पाएगा, खुद भी डेवलप हो पाएगा, खुद का भी विकास होगा उसका, है ना। देखिए, पहले हमने लिखा समुदाय का महत्व समाज एवं विद्यालय में निम्नलिखित प्रकार से शिक्षक को कक्षा में बच्चों को समझाया जाना चाहिए। नंबर 1, समुदाय बालकों में एकता की भावना लाता है। ग्रुप से क्या होता है? बच्चों में यूनिटी की फीलिंग आ जाती है, एकता की भावना आ जाती है। दूसरा, समुदाय बालक को समाज में अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करता है। समाज में अनुकूलन मतलब रहन सहन, समाज को समझना, समाज में ढलने में कौन मदद करता है? समुदाय। क्योंकि जब आप एक ग्रुप में आते हो तो ग्रुप में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कई जाति धर्म के होते हैं, कई सोच, कई व्यवहार, है ना, कई तरह के बच्चे होते हैं, तो उनसे एक सीखने मिलता है। तो समाज में तो ही होता है, कई धर्म के, कई जाति के लोग होते हैं, सबके साथ मिलकर रहना पड़ता है। तो यही बात समुदाय में भी सीख जाते हैं। समुदाय भी एक छोटा सा समाज ही होता है, समझ लीजिए, ठीक है। समुदाय बालक के शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देता है ना भाई, क्योंकि समुदाय रहेगा, समूह रहेगा तो बच्चे के शारीरिक विकास पर पूरी तरह से ध्यान देगा कि वो उनके साथ खेल रहा है, सारे बच्चे मिलकर खेल रहे हैं तो सबका शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक, सभी स्कूल जा रहे हैं एक साथ। बालक समुदाय में अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखता है। बच्चा जो समुदाय में होता है, जैसे मान लीजिए समुदाय में क्या हो रहा है, कहीं पर ग्रुप में पार्टी हो रही है, बच्चे पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी में देखते हो क्या होता है, एक सब्जी काट रहा है, एक लकड़ियां ला रहा है, एक खाना बना रहा है ना, एक बर्तन धो देता है। तो सबको कुछ ना कुछ करना होता है। कुछ नालायक होते हैं जो कुछ नहीं करते, बस खाने पहुंच जाते हैं पार्टी में, कई बार ऐसा होता भी है। खैर, वो थोड़ा सा मजाक का पार्ट है, लेकिन हाँ, समुदाय में आपको अपना रोल पता होना चाहिए। सेम जैसे क्रिकेट खेलते बच्चे, तो व्यक्ति को पता होता है कि मैं बैटिंग अच्छा करता हूँ, मुझे टीम को जिताना है, मैं बॉलिंग अच्छी करता हूँ, मुझे टीम के रन, दूसरे टीम के रन रोकने हैं, बल्लेबाज को आउट करना है, मैं फील्डिंग अच्छी करता हूँ, मैं गिनती रनों की अच्छी कर लेता हूँ, या विपक्षी टीम को गाली गलौज करके एकदम दबा देता हूँ, प्रेशर बना देता हूँ, टीम को जीतने मदद करता हूँ। ऐसा भी मतलब रहता है ना, सबको अपना अपना भूमिका रोल पता रहता है, तो मिलजुल के सब काम करते हैं तो सफलता मिलती है। यही तो सीखते हैं समुदाय से। समुदाय बालक को स्वास्थ्य एवं तथा चरित्र निर्माण संबंधी अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। समुदाय से ही बच्चे को अपने स्वास्थ्य की, चरित्र निर्माण की, है ना, इन सब की जो शिक्षा या इन सब का एक्सपीरियंस, अनुभव है, समुदाय से ही उन्हें मिल जाता है। और क्या, समुदाय में बालक को
आत्म प्रकाशन तथा आत्म अनुभूति का अवसर भी प्राप्त होता है। बच्चे को स्वयं को जानने का, स्वयं को समझने का, स्वयं के ऊपर मंथन करने का, इसका भी अवसर मिलता है बच्चे को। ध्यान रखिएगा, कहां पर होता है ये सब समुदाय में होता है। समुदाय होगा तो ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा समुदाय क्यों इंपॉर्टेंट है, समुदाय का महत्व क्या है, समुदाय में क्या क्या करना होता है और समुदाय में क्या क्या होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यू भी है और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए गेस्ट क्वेश्चन भी है। सवाल क्या है? सामाजिक समस्याओं के निराकरण में शाला का योगदान प्रतिपादित कीजिए। यानी स्कूल की, विद्यालय की क्या भूमिका होती है, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा कि विद्यालय की क्या भूमिका होती है सामाजिक समस्याओं को निराकरण में। बालक के जीवन में जो समस्याएं होती हैं उसको निराकरण, उसको सॉल्व करने में भाई समाज, इसमें जो स्कूल है उसका क्या रोल होता है कि बच्चा जो समाज में रह रहा है उसको कुछ कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, तो स्कूल क्या करता है? जैसे समाज में रहना तो कमाना पड़ेगा, तो कमाते कैसे हैं पैसा, या पैसा कमाने के लायक कैसे बनते हैं, ये तो स्कूल में डिसाइड होता है ना। तो बहुत जरूरी है, यही तो स्कूल करता है, स्कूल समाज में रहने लायक बनाता है हमें। ठीक है, तो सवाल दे दिया, उत्तर कैसे लिखेंगे? तो भारतीय समाज के समस्या को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, यानी क्या क्या समस्याएं हमारे समाज में है। ठीक है, शाला उनको कैसे कैसे सॉल्व करती है। ठीक है, तो पहले तो देख लो, पहले तो समस्याएं क्या क्या है, पहले हम जान लेते हैं क्या क्या समस्या है। पहला समस्या हमारे यहाँ आर्थिक असमानता। हमारे यहाँ हर कोई आर्थिक रूप से समान नहीं है, नहीं सब के सब अमीर, सबके सब गरीब ऐसे नहीं है, अंतर है, गरीब, मध्यम, अमीर, इस तरह से। ठीक है, तो आर्थिक समानता है और स्कूल में आर्थिक समानता को दूर करने का उपाय बताया जाता है। जैसे क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ अमीर घर से होते हैं, कुछ गरीब घर से, पर अगर सारे बच्चे सेम चीज पढ़ाया जाता है, सारे बच्चे सेम चीज सीख के सेम तरह की टेक्नोलॉजी, सेम तरह की नौकरी हासिल करके सेम तरह का पैसा कमा सकते हैं, होता है ना ऐसा। तो आर्थिक असमानता दूर करना शाला में पॉसिबल है। दूसरा बेरोजगारी, समाज में बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या तब दूर होगी जब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छा नॉलेज लेंगे, तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। फिर संयुक्त परिवारों का विघटन। अभी आप देखोगे जो संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। आजकल समाज में आपको ज्वाइंट फैमिली कहाँ दिखेगी? पहले ऐसा होता था परिवार में 20, 25, 30 लोग रहते थे, मिनिमम 15 लोग रहते थे, ऐसा होता था 12 लोग रहते थे। अब देखो, अब परिवार 4 लोग से बन रहा है, 3 लोग से बन रहा है, 5 लोग से बन रहा है, दैट्स इट, खत्म। माँ बाप और बच्चे, दादा दादी अधिक हो गया तो, है ना। अब ऐसा नहीं होता, अब तो पूरा, मतलब ये अभी का समय बता रहा हूँ, पहले तो संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार का फायदा क्या मिलता है ना, कि बच्चे को सभी लोग देख सकते हैं। माता पिता अगर व्यस्त है, मान लीजिए माता घर का काम करे, पिता कमा रहे, तो दादा दादी, चाचा चाची, है ना, छोटे भाई बहन, ये सब मिलकर बच्चे की देखभाल कर लेते हैं। तो बच्चे को हमेशा वो गाइडेंस, संस्कार, है ना, माँ बाप का प्यार, इन सब की कमी कभी महसूस नहीं होती, सब मिलते जाता है। तो संयुक्त परिवार बहुत जरूरी है, पर वो संयुक्त परिवार आजकल धीरे धीरे हमारे समाज से गायब होते जा रहे हैं। फिर है दहेज प्रथा और बाल विवाह। जी हाँ, दहेज प्रथा और बाल विवाह भी हमारे समाज की बड़ी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों में से एक है। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी है भाई? सरकार की। शिक्षक इसमें भूमिका अदा करेगा, सिखाएगा, है ना, कि दहेज देना गलत होता है, बाल विवाह गलत होता है। अगर हमें बताएंगे तो हमारे छात्र समझ जाएंगे, तो आगे चल के काम नहीं करेंगे, तो हो गया, हमने समाज सुधार दिया था टीचर के रूप में। ठीक है, निम्न जीवन स्तर, लो लिविंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ जीवन जीने का स्तर बहुत नीचा है। यानी आप देखोगे कि किसी देश में ऐसा होता है कि लोग जॉब के लिए परेशान है, बस खुद का घर नहीं है इसलिए परेशान है। हमारे यहाँ खुद का घर तो छोड़ दो, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, पानी के लिए भी कई किलोमीटर लाइन लगानी पड़ती है, झगड़ा करना पड़ता है, टैंकर आता है। तो हमारा जीवन जीने का स्तर बहुत नीचा है, अभी तक हमारा लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब परेशानियां जो हमारे समाज में मौजूद है, तो इनका निराकरण, इसको ही सॉल्व करना हमारे शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक कैसे सॉल्व करता है, ये थ्योरी में आपको लिखते चलना है, 2-3 लाइन की, 4 लाइन की थ्योरी लिखते चलिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, नैतिक शिक्षा क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो अब नैतिक शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा इस पर बहुत बल दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, वो हम बाद में बात करेंगे, वो सब नोट्स में पूरा डिटेल में इंक्लूड है। पर यहाँ सवाल पूछा है कि नैतिक शिक्षा, यानी कि जिसे हम कहते हैं मोरल एजुकेशन, जिन्हें नहीं पता, ठीक है, मोरल एजुकेशन, ठीक है, ये क्या होती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। आपने आतंकवादियों के नाम सुने होंगे, जैसे हम, सबसे बड़ा आतंकवादी इस वक्त दुनिया का जो इस समय था, पहले एक टाइम पर, ओसामा बिन लादेन, जो पाकिस्तान में था, जिसने अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक किया था, वो पाकिस्तान में पकड़ा गया। पता है, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था। ठीक, तो सिविल इंजीनियर मतलब पढ़ा लिखा होगा, डिग्री ली है उसने, बीटेक किया हुआ है। इसका मतलब समझिए कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा, एजुकेटेड है, बहुत होशियार है, बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो क्राइम कर रहा है। अभी हमने न्यूज सुनी था कुछ दिन पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, जहां पर कुछ डॉक्टर्स लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था,
है ना, वो डॉक्टर थे पेशे से, लेकिन फिर भी वो आतंकवादी का रास्ता अपनाया और उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर मासूमों की जान ली। अब मुझे बताइए कि डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, कितना अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन आतंकवादी बन रहा है। इससे अच्छा एक अनपढ़ आदमी अगर आतंकवादी बनता है तो उसके पास कम दिमाग है, अनपढ़ है, पर अगर पढ़ा लिखा डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, अगर ये लोग बन गए आतंकवादी तो दिमाग का इस्तेमाल करके और बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे समाज को। तो हमें ना सावधान किससे रहना है जी, अनपढ़ उससे ज्यादा नहीं, जो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको सही गलत की समझ नहीं है। और आजकल पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, कोर्स, चैप्टर्स पढ़ा देना, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देना, सब कराते हैं, पर गाइडेंस कौन दे रहा है, संस्कार कौन दे रहा है, कोई नहीं। मोरल एजुकेशन पर किसका ध्यान है, किसी का नहीं। अगर बच्चे को पता चल जाए कि सही क्या गलत क्या है, सही रास्ते पे चलना होता है, इसे तो मोरल एजुकेशन कहेंगे, इसे तो संस्कार कहेंगे। अगर ये पता होगा तो व्यक्ति जो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, कभी क्राइम नहीं करेगा, कभी वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, आतंकवादी नहीं बनेगा, है ना। इसलिए मोरल एजुकेशन बहुत जरूरी है। इससे चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बनता है, नेचर बनता है, ठीक है। तो गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही बताया कि चरित्र निर्माण। शिक्षा का मेन मकसद क्या होता है, नौकरी हासिल करना नहीं, शिक्षा का मेन मकसद होता है चरित्र निर्माण करना। गांधी जी के अनुसार समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। कोई भी ज्ञान आप हासिल कर रहे हो, इससे आपके चरित्र, आपके नेचर, आपकी पर्सनालिटी में कैसे सुधार हो रहा है ना, कैसे आप और अच्छे बन रहे हो, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। उनके अलावा और क्या कहा गया कि व्यक्ति के पवित्रता को समस्त चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए। चरित्र के बिना शिक्षा और पवित्रता के बिना चरित्र व्यर्थ है। आप देखिए, जानवर भी वही काम करते हैं, हम भी वही काम करते हैं, पर हमारे अंदर थोड़ा सा मोरालिटी है ना, हम अपने बच्चों को नहीं खा जाते। आप देखेंगे शेर जो होता है अपने बच्चों को मार देता है, क्यों, उसे खतरा होता है कि आगे चल के मुझे चुनौती देंगे। कई में ऐसा होता है, कई पक्षी ऐसा क्या करते हैं, अपने कमजोर बच्चे को छोड़ देते हैं, उसे घोंसले से गिरा देंगे या उसे खाना नहीं खिलाएंगे, ताकि जो स्वस्थ बच्चा है उसके बचने की संभावना बढ़ जाए। पर हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं। हम इंसान हैं, हमारे पास सही गलत की समझ है, हमारे पास चरित्र है, हमारे पास नैतिकता है, मोरालिटी है, और इसी का इस्तेमाल करके हम अच्छा समाज, अच्छा मनुष्य बनाते हैं, ठीक है। आज हमारे समाज की अगर आप बात करो तो हमारे समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि प्रत्येक मनुष्य, मानव, और उसके इस प्रयत्न में उसका सहयोग करती है उसे दी जाने वाली नैतिक शिक्षा। इंसान इंसान कब बनता है, पढ़ाई लिखाई से, मैथ्स आने से, आईआईटी यूपीएससी पास कर लेने से कोई अच्छा इंसान बन जाएगा, नहीं। अच्छा इंसान बनेगा संस्कारों से, दूसरों की मदद करने से, है ना। तो ये चरित्र निर्माण होना ही चाहिए, शिक्षा का मुख्य आधार यही होना चाहिए। फिर क्या, फिर नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार। बच्चे को जो संस्कार मिलते हैं सबसे पहले कहां से मिलते हैं, परिवार से। फिर कहां से मिलते हैं, स्कूल से, विद्यालय से। और फिर उसे कहां से मिलते हैं, महाविद्यालय, कॉलेज, यहाँ से, बच्चों के समूह से। तो बच्चा अगर उसका व्यवहार अच्छा है ना, तो समझ जाइए उसका परिवार अच्छा है, उसका स्कूल भी अच्छा होगा, और उसका जो मित्र मंडली वो भी अच्छे ही होंगे, अधिकांश तौर पर, है ना, प्रोबेबिलिटी मोस्टली अच्छे ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चे की चरित्र निर्माण पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है, पाठशाला, विद्यालय का। उसका सबसे पहले परिवार का होता है, फिर विद्यालय, पाठशाला का, और फिर समूह का, समुदाय का। क्लियर है। तो ये सब जो है, ये चरित्र निर्माण या नैतिक शिक्षा की महत्वता बताते हैं, नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है वो बताते हैं। और यही सब महात्मा गांधी के द्वारा भी सजेस्ट किया गया था, उनके द्वारा भी ये निर्देश दिए गए थे कि ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाए, है ना। वो अच्छी नौकरी दिलाए ऐसा नहीं, होशियार बनाए नहीं, अच्छा इंसान बना दे। क्लियर। तो ये थी, तो भाई ये थे इस पांचवी और अंतिम इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, नॉलेजफुल रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा आपके आने डेट की परीक्षा के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो की लिंक जो है आप शेयर कर सकते हैं अपने कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप से, जो भी डेट की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारा संपूर्ण कोर्स, जिससे आप डेट की संपूर्ण तैयारी करेंगे, 90+ % स्कोर होगा, सारा टेंशन भूल जाएंगे, हर एक चीज आपको मिल जाएगी वहां पर, यानी कंप्लीट टोटल मटेरियल आपको एक कोर्स की तैयारी करने के लिए 90+% स्कोर करने के लिए आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। 33% का ऑफ चल रहा है, बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना, बाद में कीमत बढ़ने वाली है, ऑफर खत्म हो जाएगा, तो फटाफट कोर्स परचेस कर ले ताकि वो पढ़ने के लिए लंबा समय मिले, तैयारी करने के लिए, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो, बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना। क्यों, क्योंकि अगली वीडियो जब आएगी तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए कि वीडियो अपलोड हुई है, लाइव जा रहे हैं। ऐसा नोटिफिकेशन तभी आता है जब सब्सक्राइब करके कोई बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखता है। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।